गुड इवनिंग सर। आकाश भाई माइक बंद कर ले, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज के अलावा सब कुछ आ रहा है। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। यार अपने माइक म्यूट करो सब लोग ना। तो लास्ट टाइम हमने पुली वाले एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। स्यूडो फोर्स क्या होती है ये हमें समझना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फिर से एक कार है, ये ट्रैवल कर रही है। आकाश कह रहे हैं एक तरीके की फेक फोर्स है। हाँ समझते हैं आकाश, ना फेक कहना थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो, तो अगर कार एकदम से एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, यानी कार का एक्सेलरेशन इस तरफ हो और हमने कार में मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ था, तो ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा वो। ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक पेंडुलम जैसा है ना, यहाँ पे ऐसे इक्विलिब्रियम में छोड़ा हुआ था, वर्टिकल लटका हुआ था। जैसे ही कार आगे एक्सेलरेट हुई, ये पीछे की तरफ चला गया। इस सिचुएशन को समझ सकते हैं सब लोग कि प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है। यस सर, ये कार का ऊपर वाला व्यू है। कैसा भी व्यू ले लो, मतलब वैसे तो कार जैसी कार ही नहीं बनाई हमने, बट आप ऐसे सोच लो ना कि ये कार की छत है ना। आप सामने से देख रहे हो कार का ये वर्टिकल एलिवेशन है, ये छत से नहीं देख रहे हो आप, साइड से देख रहे हो ना। तो कार के छत से एक धागा लटका हुआ है, उसके नीचे एक पेंडुलम बॉब है। जैसे ही चला है पीछे की तरफ चला गया ना। तो अगर आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि कार इस तरीके से है ना। समझो ये छत हो गई थी, ये वाला पोर्शन जो है छत, ये तो सामने से हो गया ना। समझ पा रहे हैं? छत होगी तो भी अपने आप पीछे चला जाएगा। नहीं मतलब, लेकिन छत से ऐसा दिखेगा नहीं ना यार। छत से तो मतलब अगर ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसा यहाँ से बंधा हुआ ऐसे जा रहा था, हमें तो ऐसा दिखाई देगा ऊपर से देखने पे। साइड से दिखेंगे तो ही ये एंगल समझ में आएगा ना कि इस तरीके से झुक के आएगा। एनीवे, ये एग्जांपल समझ सकते हो। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें फ्रिक्शन का भी ले सकते हैं, बट फ्रिक्शन को भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने लिया नहीं। एनीवे, तो मान लेते हैं कि अब दो ऑब्जर्वर है हमारे पास, है ना। एक ऑब्जर्वर ए है जो कार के अंदर है, और एक ऑब्जर्वर बी है
जो कार के बाहर है। तो ए फॉर अंदर, बी फॉर बाहर, ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है। जो ऑब्जर्वर ए है ना, इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, है ना, या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीज़ों को देख रहा है उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और होता क्या है नॉन इनर्शियल? पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेट ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्सन का जो कार के अंदर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है। जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाता है? ट्रेन हो जाती है। नॉन इनर्शियल क्यों है? इनर्शिया मीन्स रेस्ट, और ये रेस्ट पे नहीं है। तो नॉन इनर्शियल जब भी टर्म आए तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड। सो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड इज सेड टू बी ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना। ये डेफिनेशन याद रख लेना। तो जो हमारा ऑब्जर्वर ए है वो तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। ऑब्जर्वर बी जो है उसको हम कहेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल ऑब्जर्वर, है ना, या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो है उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। इनर्शियल वर्ड जब भी आएगा तो हम समझ जाएंगे एट रेस्ट। एट रेस्ट इसका मतलब हुआ जीरो एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, एट रेस्ट की जगह अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में भी होगा तो भी चल जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि इनर्शियल ऑब्जर्वर होने के लिए रेस्ट पे होना ज़रूरी नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी काम चल जाएगा, बस एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट इज सेड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डेफिनेशंस क्लियर हो रही हैं सबको, ताकि हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तो ये पिक्चर दिमाग में क्लियर रहेगी। नोट कर लिया? यस सर। नोट हाँ कर लिया? सर। ठीक हाँ है। सर। अच्छा, एक अजम्पशन और हम ले लेते हैं कि ए और बी दोनों बराबर पढ़े लिखे हैं, यानी दोनों को न्यूटन्स लॉज की नॉलेज है। ये बात ठीक है ना। तो इन दोनों से हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करो। ये अभी रेस्ट पे है या मोशन में, जो भी आपको दिख रहा है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। तो हमने दोनों से कहा अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू दिस पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, बी से पूछते हैं, इनर्शियल से। बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बी के यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बी, ये पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है। बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बी है अपना, बी ये देख रहा है इसको, ये कार ए से आगे जा रही है, ये रेस्ट पे है या मोशन में है? कोई भी? सर मोशन में। मोशन में है, यानी जितना एक्सेलरेशन कार का है उतना ही इसका होना चाहिए। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर हाँ 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 बोलो। सर यस सर बोला उसने। अच्छा यस सर बोलो, ठीक है। हाँ, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं एक बार ये बता दो, कितनी लग रही हैं और क्या क्या लग रही हैं? इस पार्टिकल पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं? कोई भी? सर mg नीचे की तरफ, बिल्कुल सही। टेंशन, हाँ, और अपना एक्सीलरेशन, मास ऑफ एक्सीलरेशन। mg टेंशन और मास एंड एक्सेलरेशन, ये कौन सी फोर्स है? ma मास में ऑफ तो कोई फोर्स एक्सीलरेशन। नहीं होती ना यार। नहीं सर। तो टेंशन वो और सर mg दो मैंने ही। हाँ हाँ वो सर मैंने ना मतलब थोड़ा वो हाँ। फॉर्मूला लगा के मतलब करके थोड़ा सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। नहीं, ठीक है, सॉरी। है ना। फिर फोर्सेस क्या है देखो, समझो ना।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि Accel- जो, हाँ हेलो, एक्सेलरेशन की वजह से तो पीछे जा रहा है ना सर? नहीं यार एक्सेलरेशन की वजह से पीछे नहीं जा रहा, चलो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे पीछे क्यों जा रहा है ना। नहीं सर, वो तो समझ गया पीछे क्यों जा रहा है, नहीं नहीं, लेकिन अभी नहीं समझ में आया, मैं मेरी बात मानो तो गया ना। ठीक है सर। इतनी आसानी से नहीं समझ में आता है ना, थोड़ा सा फॉलो ओके करो। सर, बस ये समझो कि फोर्सेस इसके अलावा कोई और नहीं लग रही है, इतना पहले ठीक है, है ना, ठीक है मानो सर। कि हाँ ऐसा समझ में आ रहा हाँ है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। तो यही दो फोर्सेस हैं जो लग रही हैं, है ना, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा हमने समझ लिया। अब हाउ विल बी एक्सप्लेन द मोशन, तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, देखो यहाँ से थीटा लेते हैं, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टी को रिजॉल्व कर देगा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और जैसा हम करते हैं वो कहेगा टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम ए, और टी कॉस थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, एम जी को, है ना। यानी अगर किसी ने पूछा होता हमसे कि कितना एंगल बनेगा, हम कह देते कि tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, है ना, यहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा हमारा, वो कोई पूछे तो। बट फिलहाल ये देखना कि टी साइन थीटा यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ टी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू बी। चलो, टी साइन थीटा यहाँ एम ए प्रोवाइड कर रहा है, मास एम को ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है, ऐसा हमने बी के अकॉर्डिंग कह दिया। अच्छा, बी को ये सब बताने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर को मोशन एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, वो कर देता है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी ए खुद कार के अंदर है, जितने एक्सेलरेशन से कार चल रही है उतने से ए चल रहा है, उतने से ये पार्टिकल चल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए ये रेस्ट पे है या मोशन में है, ए के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है, सर रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, बिल्कुल सही बात है ना, रेस्ट पे है। ए से अगर हम पूछें इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, तो वो भी यही कहेगा, टी लग रहा है और एम जी लग रहा है। एम जी। अगर हम कहें अच्छा इसको रिजॉल्व करो, तो वो रिजॉल्व कर देगा इस तरीके से, तो कहेगा इधर लग रहा है टी साइन थीटा, इधर लग रहा है टी कॉस थीटा, और इधर लग रहा है एम जी। अच्छा, लेकिन क्या टी साइन थीटा को यहाँ कोई बैलेंस कर रहा है, क्या यहाँ टी साइन थीटा को कोई बैलेंस कर रहा है, यस और नो? तो सर नो, कोई नहीं कर रहा। टी साइन थीटा इज द ओनली रियल फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड in the reference frame of A। फिर न्यूटन्स लॉज ये कहते थे अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट करती है तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एम ए के इक्वल होता है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज अ नेट फोर्स, उसके डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर टी साइन थीटा को किसी को बैलेंस करना चाहिए था, बैलेंस भी इसने किसी को नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड इन अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इस बात को समझो, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठ रही है कि सर हाँ हाँ, सर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो टी साइन थीटा जीरो नहीं पुट कर सकते मतलब? बट अगर टी साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर टी कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा, पक्की बात है ना। यस सर। अच्छा, इसको इस तरीके से सोचो, हम ऐसा नहीं है जबरदस्ती मैथ्स कह रही है तो कुछ भी पुट कर देंगे, फिजिक्स भी तो है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल एक्चुअली क्या होता है, एक इंसान होता, हमने उसके गले में ये रस्सी बांध के उसे ऐसे लटका रखा होता। ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों के साथ ऐसे, है ना, वो कानून का काम है। लेकिन मान लो हमने कर रखा है ये, और हमारी कार एकदम से चल जाए ऐसे, तो ये आदमी पीछे की तरफ जाएगा रस्सी बंधी हुई गले में, यस यस सर। सर। जाएगा ना। अच्छा,
जब पीछे की तरफ जाएगा तो क्या उसे लगेगा रस्सी खुल गई है, टेंशन जीरो हो गई है? नहीं सर। नहीं लगेगा ना। तो टेंशन तो जीरो नहीं हुई है, तो हम जबरदस्ती टेंशन को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात समझ लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन द प्रेजेंट कंडीशन अगर हम न्यूटन्स लॉज लगाते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो वैलिड नहीं रहे। पक्की बात है कि नहीं? है ना? यस सर। तो सर जब जब लोगों के सामने ये बात आई ना बहुत पुराने ज़माने में, तो उन्हें पता चला कि न्यूटन्स लॉज वैलिड ही सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। ये बात सही है? तो कोई अगर आपसे पूछे कि न्यूटन्स लॉज की वैलिडिटी कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, कहाँ वैलिड है न्यूटन्स लॉज? दे आर ओनली वैलिड इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होते हैं। तो फिर नॉन इनर्शियल वाले लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक थ्योरी बनाई उन्होंने कहा, लिखना, इन ऑर्डर टू मेक न्यूटन्स, न्यूटन कैपिटल में लिखेंगे, पूरी इज्जत देंगे न्यूटन को, न्यूटन्स लॉज वैलिड in a नॉन इनर्शियल, एन आई का मतलब नॉन इनर्शियल समझना, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, रेफरेंस फ्रेम, एन इमेजिनरी फोर्स, एन इमेजिनरी, इस इमेजिनरी को ही हम स्यूडो कहते हैं, स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड besides the existing real forces। इस पॉइंट को समझो, न्यूटन्स लॉज को वैलिड बनाने के लिए एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो रियल फोर्सेस हैं उनके अलावा अपनी तरफ से एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई कर दी जाती है, इस तरह कर दी जाती है कि हमारे न्यूटन्स लॉज क्या हो जाएं, वैलिड हो जाएं। अच्छी तरह ये पॉइंट समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है? यस सर। है ना? तो किस तरफ वो फोर्स लगाई जाए, तो यहां देखना ध्यान से, इसने कहा कि आप यहां पे एक फोर्स लगा दो एम ए। देखो टी साइन थीटा एम ए के बराबर, ये तो पहले ही पता चल गया था हमें। तो उसने कहा कि यहां उल्टे तरफ आप एक फोर्स लगा दो, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एम ए। अब आप कहोगे कि टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू क्या हो गया है, जीरो हो गया। यानी ए ये नहीं कह रहा है टी साइन थीटा ने एम ए प्रोवाइड किया, ए क्या कह रहा है, टी साइन थीटा ने एम ए को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, उस एम ए को जो क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। क्या सर कहते हो? एक मिनट सर ऊपर स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल, डेफिनेशन में। हाँ हाँ। In order to make Newton's laws valid in a non-inertial reference frame, an imaginary, that is pseudo, force is applied besides the existing real forces। यानी जो existing real forces हैं वो तो आप लगाओगे ही लगाओगे जैसे पहले लगाते थे, एक अपनी तरफ से imaginary force आपको और लगा देनी है। ऐसा करने पे आपके न्यूटन्स लॉज वैलिड हो जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? तो यस। कंक्लूजन क्या लेकिन निकला रियल हमारा? लाइफ में तो थोड़ी होता है। बेटा रियल लाइफ में होता है, बिल्कुल होता है यार। क्यों बताओ, रियल लाइफ में क्या कमी रह गई? नहीं सर, इमेजिनरी फोर्स कैसे लगाएंगे हम रियल लाइफ में? नहीं आप लगाते नहीं हो यार, तो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना? देखो इसको इस तरह से समझ लो, कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे बच्चे कुछ सवाल पूछते हैं और हमारे पास अप्रोप्रिएट जवाब नहीं होता, तो हम कहानियां बना देते हैं, यस सर। है ना? तो वही कहानियां हैं जो सूडो फोर्स का है, बस और कुछ नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? यस सर। ठीक है ना? तो भाई कहानियां बनाने के दो कारण हो सकते हैं, या तो हमें खुद ही नहीं पता, तो अब बच्चे के सामने अपनी इज्जत तो रखनी है ना, तो हमने कहानी बना के सुना दी, या हमें पता है कि बच्चा अभी उतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझ नहीं पाएगा, तो हमने उसे कोई कहानी बना के बता दी। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है ना भाई? आप
छोटे बच्चे को क्वांटम फिजिक्स तो नहीं सिखा सकते ना, तो आपको उसको वही वो कौवा कान ले गया और बाबा आ गया ऐसे ही करके समझाना पड़ता है। तो बस ऐसा ही स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स की यूटिलिटी क्या है कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां न्यूटन्स लॉज अप्लाई ही नहीं किए जा सकते थे, वहां पर भी अब न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इन शॉर्ट इस कहानी को समझो क्या हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं हो सकते। वो सिचुएशन क्या है कि वी आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नाउ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम एक झूठ बोल देते हैं। झूठ क्या बोल देते हैं कि एक इमेजिनरी फोर्स है जो एक्स्ट्रा लग रही है, यानी जो रियल फोर्सेस है उनके अलावा लग रही है, और ऐसा कर देने से हमारे न्यूटन लॉ फिर से क्या हो जाते हैं, वैलिड हो जाते हैं उस रेफरेंस फ्रेम में, है ना। तो उस झूठी फोर्स का, है ना, या उस स्यूडो फोर्स का, इमेजिनरी फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन समझते हैं। कंक्लूजन में पहला पॉइंट है, ए स्यूडो फोर्स is required to explain / apply Newton's laws in a non-inertial reference frame। non-inertial reference frame लिख लोगे पूरा पूरा। तो एक स्यूडो फोर्स को कहाँ अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, अब उन्होंने नाम सीख लिया स्यूडो फोर्स और कहीं भी जाके अप्लाई कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि यहाँ उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। तो ध्यान रखना, स्यूडो फोर्स की ज़रूरत सिर्फ वहाँ है जहाँ पे आप मोशन को डिस्कस कर रहे हो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, यानी एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में। जितने एग्जाम्पल अभी हम लेंगे उससे इस बात को कन्फर्म करना है ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। द मैग्नीट्यूड of the pseudo force is ma। m किसका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉज लगाए जा रहे हैं उसका मास। a किसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द, बोलो क्या लिखूं यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ द नहीं यार, एक्सेलरेशन ऑफ द, यहाँ ए किसका एक्सेलरेशन था, यहाँ पे ए किसका एक्सेलरेशन था, ऑब्जर्वर, कार का बेटा, कार का रेफरेंस फ्रेम का, है ना। ओके ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, है ना। आप ऑब्जर्वर कह सकते हो बिकॉज ऑब्जर्वर उसी के साथ अटैच्ड है, उसी में है कार में, बट बेटर क्या रहेगा कहना, रेफरेंस फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो जिस रेफरेंस फ्रेम में जाकर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो उसी रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर आपको ए लेना है। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स, है ना, ये होगा, बहुत ध्यान से समझना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। यानी स्यूडो फोर्स रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगाई जाएगी। यानी अगर आपका रेफरेंस फ्रेम राइट जा रहा है, राइट एक्सेलरेट हो रहा है, तो आप लेफ्ट में स्यूडो फोर्स लगाओगे। अगर अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो आप डाउनवर्ड लगाओगे। अगर नॉर्थवर्ड हो रहा है तो आप साउथवर्ड लगाओगे।
इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो सूडो फोर्स से होता क्या है, बेसिकली मोशन को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो उस रेफरेंस फ्रेम में है, जो खुद एक्सेलरेट हो रहा है। ये बात ठीक है ना? वरना कोई तरीका नहीं होगा कि हम मोशन को एक्सप्लेन कर पाएं उस रेफरेंस फ्रेम से। ठीक है ना? तो अब आप खुद सोचो, है ना, कि जैसे ये पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल बोल सकता, तो हम इससे पूछते कि ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से पीछे चला गया। भाई सीधा लटका हुआ था, ये तो कार रुकी हुई थी, ये सीधा लटका हुआ था, कार चलते ही पीछे चला गया, तो ये क्या समझाएगा दुनिया को? So that it was in inertia of rest. ना, इनर्शिया नहीं समझाएगा बेटा। पता है क्या समझाएगा? ये समझाएगा कि देखो मैं तो अच्छा खासा वर्टिकल लटक रहा था ऐसे, ठीक है ना, जैसे ही कार चली मुझे एक फोर्स लगा पीछे की। इमेजिनरी वर्ड का यूज नहीं करेगा, ये कहेगा मुझे एक फोर्स लगा पीछे की तरफ और इस फोर्स की वजह से मैं पीछे चला गया। क्या ये फोर्स लगी उसे? पहले तो बताओ, यस और नो। No sir. नो, ठीक है ना, ये फोर्स नहीं लगी, लेकिन क्या ये फोर्स उसे फील हुई? यस और नो? यस सर। यस, Yes. बिल्कुल फील हुई। ये बात समझ रहे हो ना, कि जो पर्सन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है वो सूडो फोर्स को फील करता है, होती नहीं है लेकिन फील करता है। अब कई बार है ना, ये समझना थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं है लेकिन फील हो रही है। तो उसका भी एग्जांपल हम बिल्कुल रियल लाइफ से ले लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो जंगल में जा रहा है, अंधेरा है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्या सोचेगा वो, ये क्या है? सांप। सांप है, ये बात ठीक है ना। अच्छा, अंधेरे में अगर रस्सी भी होती है और ऐसे करके पड़ी हो एक बहुत ही टिपिकल शेप में, तो सांप लग सकती है कि नहीं लग सकती है? यस सर। ठीक है ना? तो आप इसके फ्रेम ऑफ माइंड में होके सोचो कि इसके दिमाग में क्या आएगा। ये जैसे ये रस्सी देखेगा, ये उल्टा भागना शुरू हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ, ये रस्सी के डर से भागा है कि सांप के डर से? रस्सी के। सोच लो, सांप के डर से सांप के भागा डर है। से। डर डर जो है वो असली है, सांप नकली है, लेकिन उसका डर क्या है? असली। असली है। ये बात समझ गए ना? तो सूडो फोर्स भी ऐसी होती है, सूडो फोर्स नकली है लेकिन उसका असर क्या है? असली है। असली है। ठीक है ना? इससे बेटर एग्जांपल नहीं है सूडो फोर्स को समझने के लिए कि आप ये समझो, अगर ऐसा सोचो एक कमजोर दिल का आदमी होता और हार्ट अटैक खा के यहीं गिर के खत्म हो जाता, है ना, फिर जब ये ऊपर पहुंचता अपने पुराने रिश्तेदारों के पास, वो पूछते अरे भाई कैसे आए यहाँ पे, तो क्या ही कहता, मैं सांप वो रस्सी देख के मर गया था। ये क्या बताएगा अपने मौत का कारण? सांप था वहां पे। सांप था वहां पे। ये कहेगा सांप था, मैंने सांप देखा, मुझे डर लगा, मैं खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? रस्सी जो है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसका काम कर रही है? सांप का। सांप सांप का। का काम कर रही है। एकदम वैसा ही कर रही है जैसा असली सांप करेगा, कि उससे कुछ कम कर रही है? सेम टू सेम। सेम सेम टू सेम। भाई असली सांप भी इतना ही डराएगा, नकली सांप ने भी उतना ही डराया। ये सही बात है कि नहीं है? यस है। है ना? लेकिन अगर सोचो ना कि अगर एक यहाँ पे लाइट कर दी जाए, है ना, हम कहते हैं ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, तो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यस सर। ठीक है ना? तो जो पर्सन, सोच लो कि मान लो किसी के पास नाइट विजन है ना, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, उसके पास नाइट विजन है और वो इस पूरी घटना को देख रहा है, तो उसको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना कि ये पर्सन का फियर जो है वो इमेजिनरी है। यस सर। पक्की बात है ना? ठीक है। Yes, sir. तो बस ऐसा ही होता है कि आपको जब किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम में जाकर चीजें एक्सप्लेन करनी हो जहां न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं है, तो वहां आपको क्या करना पड़ता है कि इमेजिनरी फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, और वो इमेजिनरी फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। अच्छा, वो इमेजिनरी फोर्स लगानी किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड की लगानी है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ये काम कर लेंगे? यस सर। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है ना? चलो तो देखते हैं सूडो फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
इस बार एक काम करते हैं, एक फिर से वही कार का कैबिन लेते हैं। इसके अंदर एक हैवी बॉक्स है जो फ्लोर पे रखा हुआ है ना, ऐसे फ्लोर पे एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है और कार आगे एक्सेलरेट हो रही है और ये बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कार मूव नहीं कर रहा है, यानी साथ साथ जा रहा है। फिर से वही ऑब्जर्वर है हमारे ए और बी, अंदर बाहर वाले, ठीक है ना। इनके रेस्पेक्ट में सिचुएशन देखते हैं। बी इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस शो करेगा, मुझे बता सकते हो क्या? अकॉर्डिंग टू बी, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इधर mg लग रहा होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को। यस सर। अच्छा, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बॉक्स चल रहा है या रुका हुआ है? चल रहा है। चल चल रहा रहा है, है सर। चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है राइट की तरफ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। यस सर। इस फोर्स का नाम बता सकते हो? कौन सा फोर्स होगा जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में लग रहा है? सरफेस और ब्लॉक के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स होगा जिसकी वजह से ब्लॉक इज स्टेइंग पुट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ही रह जा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है ना। हालांकि हमने फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ा, बट ये फोर्स फ्रिक्शन है, ये बात समझ सकते हैं ना। फ्रिक्शन एक बहुत ही रियल फोर्स होता है, मना तो नहीं करते हम फ्रिक्शन के होने से कि नहीं इमेजिनरी है वो, तो नहीं नहीं सर। ठीक है ना, ये बात सही है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि बी ने अपना काम कर दिया, उसने कहा कि देखो एन और एम जी बैलेंस हो गए और फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड कर दिया, एम ए। सही है कि नहीं? यस सर। अब ए यही सर काम हाँ बोलो। हाँ, सर ये मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है या ऑलरेडी मोशन में है? ऑलरेडी मोशन में है ना। ओके कार सर। जा रही है और कार के साथ ही बॉक्स रखा हुआ है। कई बार होता है ना चलती हुई, जैसे मान लो कि आपने ट्रेन में या मेट्रो में कभी ट्रैवल किया हो, तो उसमें वो जनता होती है जो फ्लोर पे बैठ जाती है यस सर। है ना, उनको देखा आपने? तो जब तक ट्रेन ब्रेक नहीं लगा रही है वो साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यस यस सर। सर। है ना, तब तक वो इधर उधर आगे पीछे नहीं गिर रहे हैं, है ना। यानी अगर उस दौरान ट्रेन एक्सेलरेट भी हुई हो तो वो लोग भी साथ में चल पा रहे हैं, तो उनको साथ में रखने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्लोर और उनके बीच का फ्रिक्शन जो है वही काम कर रहा है ना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो बस वही सिचुएशन यहाँ पे है। एनीवे, तो इसमें देखो कि यहाँ पे बी ने तो एक्सप्लेन कर दिया। ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ब्लॉक रेस्ट पे है कि मोशन में है? रेस्ट। रेस्ट पे, रेस्ट पे। रेस्ट पे। अच्छा, फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, रियल फोर्स है, मना तो कर नहीं सकता, ये नहीं कहेगा कि मेरे फ्रेम में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो इधर क्या लगा देगा ये अपनी तरफ से? झूठ क्या बोल देगा, इधर क्या लगा दूं? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एम ए है ना, तो ये कहेगा एफ माइनस एम ए मिलके क्या हो गए, जीरो हो गए, है ना। एक्सप्लेन कर दिया इसने भी ना, बात Yes, समझ आ रही है? तो ये बात समझना कि सूडो फोर्स लगा देने से क्या होता है, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है न्यूटन्स लॉज को वैलिड बता पाना, वरना भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज की वैलिडिटी प्रूव की जा सके। बात समझ आई? यस सर। यस सर। और समझते हैं, सूडो फोर्स का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं apparent weight in an elevator, है ना, लिफ्ट भी कह सकते हैं। लिफ्ट में apparent weight क्या होता है ना। पहले तो वेइंग मशीन्स को थोड़ा समझ लेते हैं। सबने वेइंग मशीन्स देखी हैं, है ना। वो वेइंग स्केल्स जो होते हैं जिसमें एक डायल बना होता है, अगर आप इस पर खड़े होंगे या डिजिटल होगा तो नंबर आ जाएगा और एनालॉग होगा तो डायल घूम के बता देगा वेट कितना है। सही है कि नहीं है? ऐसे ही होता है। अब मान लो कि वेइंग मशीन पे एक व्यक्ति है, ये वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करती है? तो क्वेश्चन ये है, व्हाट डज ए वेइंग मशीन रिकॉर्ड? वेइंग वेट। मशीन रिकॉर्ड
क्या रिकॉर्ड करती है? तो किसी ने कहा वेट, है ना? ये किसने कहा? शाश्वत ने। वेइंग मशीन वेट बताती है, यही कह रहे हैं सब लोग? बोलो भाई। यस सर, यस सर। वेइंग मशीन वेट बताती है? मास बताते थे। चलो मास और वेट तो ये जी का फर्क हो गया ना भाई। जैसे मान लो कि वेइंग मशीन जो है वो, अगर आप उस पर खड़े हो गए तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे 60 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना 60 kg मास है, 600 न्यूटन वेट हो गया। वो तो कोई बात ही नहीं, तो कन्वर्जन कर सकते हैं ना। लेकिन क्या वेइंग मशीन एक्चुअली मास की रिकॉर्डिंग या वेट की रिकॉर्डिंग ही बता रही है? अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं ना, फिर से वही काम करते हैं। तो हमें तो लोगों के गले में फंदा लटकाने की आदत आ गई है ना, हमने फिर से फंदा लटकाया और इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उठाना नहीं है, सिर्फ खींचने की कोशिश करना है, ऊपर की तरफ खींचना है ना, ऐसे ऊपर की तरफ। ये वेइंग मशीन में यहाँ रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, आई होप यही कह रहा हूँ, कम हो जाएगी। यस सर। हाँ सर, कम हो यस जाएगी। ठीक है सर। ना? अच्छा, क्या आपके गले में फंदा बांध के खींचने से आदमी हल्का हो गया? नो पक्की बात नहीं हुआ ना? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेइंग मशीन वेट बता रही है, ये तो गलत। वेट होता तो जितना है उतना आना चाहिए था। यस तो सर। फिर वेइंग मशीन क्या बता रही है? जितना फोर्स उस पे लग रहा है। जितना फोर्स उस पर लग रहा है। वेइंग मशीन के ऊपर ये पर्सन कौन सा फोर्स लगा रहा है, जो उस फोर्स का नाम क्या है? जितना भी सर उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था सर। हाँ, तो वेइंग मशीन के ऊपर ये पर्सन कौन सा फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम बता सकते हो मुझे? पर्सन अपने पैरों से वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? सर हाँ हाँ, द फोर्स बिटवीन द फीट ऑफ द पर्सन एंड द अपर सरफेस ऑफ द वेइंग मशीन। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ये ना बात। तो आंसर क्या है इसका? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या देते हैं इसको? ठीक है, तो आपसे कोई पूछे वेइंग मशीन क्या बताती है, तो आंसर है नॉर्मल रिएक्शन बताती है। वेइंग मशीन को आपके वेट से एज सच कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो वो वेट से ज़्यादा दिखाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो वेट से कम दिखा देगी। नॉर्मल रिएक्शन, अभी देखो ना, ये अगर आप इतना ज़ोर से इस फंदे को खींच दो ऊपर की तरफ, ये पर्सन इज जस्ट अबाउट टू लीव कॉन्टैक्ट विद द वेइंग मशीन, उस वक्त यहाँ रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी बात, ठीक है ना? ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताती है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक पर्सन एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन है इसके पैरों के नीचे, ऐसा मान लेना, और एक एलिवेटर में है। तो ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। इसको ड्रॉ कर लो। फिर मैं लिखता हूं इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द एलिवेटर, इस पर्सन के ऊपर इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है mg, और इधर लग रहा है ma। ये एक बार कंफर्म कर लो। रेफरेंस फ्रेम ऑफ एलिवेटर में ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, जिसमें से एक सूडो है। समझ में आया यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, एलिवेटर के अकॉर्डिंग ये पर्सन रेस्ट पे है या मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है या रेस्ट पे है? रेस्ट पे सर। रेस्ट पे है। रेस्ट पे। तो n माइनस ma माइनस mg इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो n बराबर mg प्लस ma, कितना आ गया? जी प्लस
सही है? यस यस सर, सर, ये नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज़्यादा है या कम है? ज्यादा। ज़्यादा है। तो वेइंग मशीन जो रिकॉर्ड करेगी वो वेट से ज़्यादा रिकॉर्ड करेगी या कम रिकॉर्ड करेगी? ज्यादा रिकॉर्ड। ज़्यादा 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 रिकॉर्ड record। करेगी, ये बात ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज मोर देन द एक्चुअल वेट। सही बात है? यस सर, एकदम क्लियर? यस सर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर एक पर्सन एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर खड़ा होता जो इतना वीक है कि किसी तरीके से जस्ट इसका वेट संभाल सकता है। इमेजिन कर सकते हो ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स जो इतना वीक है कि इस पर्सन का जो वेट है बस वही संभाल सकता है, उससे ज्यादा 1 आउंस भी नहीं संभाल सकता, एक ग्राम भी नहीं संभाल सकता। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस ठीक सर। है। तब तो टूट जाएगा ना सर वो? हाँ, तो जैसे ही ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी वो डब्बा वो टूट जाएगा कि नहीं, है ना? यस सर। यस सर, यानी अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो डब्बा टूटेगा क्या? नहीं सर। नहीं। लेकिन अगर एक्सेलरेट हो तो डब्बा टूट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस पक्का? ठीक है। हाँ सर। तो ये अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना? हम्म। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में क्या होता होगा वो देख लेते हैं। डाउनवर्ड खुद समझाओगे मुझे एक बार? यही काम सारा। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर है, फ्री बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, है ना? विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट लिख रहे हैं हम ना। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, सूडो फोर्स किधर लगाऊं? ऊपर। ऊपर सर। ma, है ना? फिर से रेस्ट पे है तो इस बार n प्लस ma माइनस mg इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? यस सर, फिर हो जाएगा अपना। तो n बराबर कितना हो गया? mg माइनस ma। यस सर, सही है ना? यस सर, इस बार वेट कम होगा। इस Yes, बार sir. हाँ, इस बार जो वेट रिकॉर्ड होगा वो mg से कम कम होगा, एक्चुअल वेट से होगा। कम होगा, है ना? राघवन पूछ रहे हैं लिफ्ट में जो हमको लगता है कि हम पर एक अलग फोर्स लग रही है, ma वही है ना? हाँ, मतलब हमें जो एक अजीब सी फीलिंग आती है उसका नाम ma है। ये सर आती है। आती है ना, एक हाँ, अजीब सी sir. फीलिंग आती है ना? उस Yes, अजीब सी फीलिंग का ही नाम, मतलब एक क्या होता है ना, एक फीलिंग है जब हम रुकी हुई लिफ्ट में है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल है सब कुछ, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन के पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फीलिंग होती है। तो जब लिफ्ट रुकी हुई है तब हमें सब कुछ नॉर्मल सा लगता है ना? और जैसे ही वो लिफ्ट एक्सेलरेट करना शुरू करती है वो हमारी फीलिंग बदल जाती है, हमें कुछ एब नॉर्मल सा लगने लगता है, हमें लगता है कि हाँ समथिंग हैज बिकम डिफरेंट, वी आर फीलिंग समथिंग बिसाइड्स द नॉर्मल, है ना? तो वो जो एक्स्ट्रा हमें समझ में आ रहा है वो क्या है? स्यूडो फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो वेट से कम आया, यानी हमने लिख लिया n बराबर m टाइम्स g माइनस ए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जितना तेज होगा, जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही क्या लगेगा? कम, कम। है ना? कम। अच्छा, Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से हमें फीलिंग आती है ऑफ बीइंग ऑन अ सॉलिड ग्राउंड। क्या कह रहा हूं मैं? नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से हमें अपने और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट है वो महसूस होता है। सही बात है कि नहीं? यस सर, यानी नीचे आती लिफ्ट में वो कांटेक्ट हमें वीकर लगेगा या स्ट्रॉन्गर लगेगा? वीकर। वीकर लगेगा। और यही वीकर कांटेक्ट जो है ये वो अजीब सी फीलिंग देता है जो हमें नीचे, वो जो वो आप वो जो बड़ा वाला झूला होता है ना, वो फेरिस व्हील जिसे कहते हैं या जायंट व्हील जिसे कहते हैं, जाइंट भी, हाँ। उसमें जब नीचे आते हैं तो अजीब सी फीलिंग आती नहीं आती है? डर सा लगता यस है, सर, डर सा ऐसा लगता है अभी ऊपर उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। हाँ, उड़ नहीं भी जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम गिर रहे हैं ना, गिरने वाली फीलिंग आती है, यस सर। है ना? तो वो गिरने वाली फीलिंग एग्जैक्टली वही होती है जिसमें हमें लगता है कि हमें संभालने के लिए नीचे जमीन नहीं है। ये बात ठीक है ना? तो वो फीलिंग नॉर्मल रिएक्शन के कम होने से आ रही है। ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा, ये फीलिंग वर्स्ट कब होगी? जब बहुत तेजी से नीचे नहीं, बहुत तेजी की लिमिट देखो ना यहाँ पे, बहुत तेजी की लिमिट क्या है? 10 से ज्यादा। नहीं यार, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इफ a becomes equal to g, n becomes 0। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं फ्री फॉल, इसको कहते हैं फ्री फॉल। इफ समथिंग इज फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g डाउनवर्ड्स, इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अपना स्काई डाइविंग का एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं यार, स्काई डाइविंग में एयर रेजिस्टेंस होता है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है वो, बट अगर आप वैक्यूम में स्काई डाइविंग इमेजिन कर सकते हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? ओके सर। तो सीधा डायरेक्ट ऊपर से नीचे आके गिरेंगे। हाँ, गिरते तो ऊपर से नीचे ही आके हैं स्काई डाइविंग में भी, लेकिन मतलब लेकिन वैक्यूम में तो मतलब वैसा उसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह का वो नहीं रहेगा ना। हाँ, एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, नीचे गिरने का एक्सेलरेशन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है ना? जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब वो स्काई डाइविंग वाली बात भी कर लेंगे हम लोग, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस कर लेंगे तब, है ना? तो अभी फिलहाल ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका कितना अलाउड है इस फॉर्मूला में? जी के बराबर, है ना? अगर समहाउ आप ये मैनेज भी कर लो कि आपकी लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है जी से ज्यादा हो गया है, तो भी नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है भाई। एक बार कांटेक्ट खत्म हो गया, आपके पैरों ने फ्लोर को छोड़ दिया है, तो अब नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। Yes, sir. Normal reaction ही लेने लगे। बिल्कुल, है ना? आपने कभी हॉलीवुड फिल्मों में वो सीन देखा है जब प्लेन गिरने वाला होता है? यस सर। है ना? क्या होता है, प्लेन गिरने वाला होता है तब, मतलब लोग चीखते चिल्लाते हैं, वो एक अलग चीज है ना? वो एक अलग रिएक्शन है। सब कुछ मतलब सर सब टूटना कुछ शुरू हो जाता है। उड़ना शुरू हो जाता है, ये बात ठीक है ना? उड़ना। हाँ सर। बिल्कुल, है ना? क्योंकि ऐसा हो ना, आप किसी भी चीज पे ग्रिप, अपनी सीट पे ग्रिप, अगर चल रहे हो तो फ्लोर पे ग्रिप, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, ये सब तभी तक कर सकते हो जब तक आप फ्री फॉल में नहीं हो, तब तक नॉर्मल रिएक्शन होना पॉसिबल है। एक बार आप फ्री फॉल में आ गए, उसके बाद एवरीथिंग इज इन फ्री फॉल, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहा बीच में, और मतलब हम बोलेंगे कि सब लोग एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जैसी चीज खत्म हो जाएगी, और सब चीजें जो है वो जैसे होता ना स्पेसशिप में, देखा आपने, गोल गोल घूमते रहते हैं लोग, जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, तो वो जीरो ग्रेविटी वाली कंडीशन वहां पे आ जाएगी, क्योंकि हर चीज जो है वो ग्रेविटी से गिर रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया, तो जीरो ग्रेविटी जैसी फीलिंग आ जाएगी, तो हर चीज जो है वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो लेट्स से हालांकि देखो, ना पड़े ऐसी कंडीशन में, है ना, तो अच्छा है ना? उम्मीद तो ये रखेंगे। लेकिन मान लो हम फ्री फॉलिंग प्लेन में है, प्लेन बहुत टाइम लेता है गिरने में, मान लो अपने पूरे एलिवेशन पे 30,000 फीट पे है वो, और वहां से फ्री फॉल में आ जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है प्लेन के लिए, है ना? इतना नॉर्मली होता नहीं है, बट मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं कि 30,000 फुट से वो गिरना शुरू करा, अभी तो बहुत टाइम लेगा गिरने में। अच्छा, 30,000 फीट से अगर आप प्लेन को गिराते हो, तो उसका जो एयर टाइम होगा नीचे गिरने का, वो 2 मिनट के आसपास होगा। आप सोच सकते हो इतना 2 मिनट लगेंगे पूरे, 120 सेकंड उसको जमीन पे टकराने में। ठीक है? उन 2 मिनट में मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी सीट नंबर 11A को छोड़ के और पीछे सीट नंबर 23B तक जाना है, कैसे जाओगे? क्योंकि अब पीछे पीछे तो कुछ रहा ही नहीं ना, एवरीथिंग इज फॉलिंग वर्टिकली, तो कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि फोर्स कैसे, चल के तो जा नहीं सकते, चलना तो इम्पॉसिबल हो गया। बिल्कुल नहीं सर। क्या कर सकते हैं? उड़ के जाएंगे। तो सब चीजें उड़ रही है ना, जो आप उड़ रहे हो वैसे ही सब उड़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन कैसे लेकर आएंगे? है ना? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल, अपने आप को पुश करेंगे जैसे किसी चीज के अगेंस्ट, है ना? जैसे मान लो कि आपको स्विमिंग जैसा हो गया, है, कैसा कह रहे हैं बेटा? मतलब स्विमिंग जैसा हो गया, हाथ पैर चला। हाँ, स्विमिंग जैसा। स्विमिंग तो नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए होता है ना, तो वो एयर वाला, वो जो वाटर रेजिस्टेंस देता है, वैसा रेजिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं वहाँ पे। हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो हमें 11 नंबर से 23 नंबर पे जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को 11 वाली सीट को पकड़ के और पीछे की तरफ, मतलब सीट को आगे धक्का देंगे, ताकि हमें धक्का किधर लगे, पीछे की तरफ लगे, अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसा करके कोई भी जो नियरेस्ट सीट पकड़ में आएगी पीछे वाली, वो पकड़ लेंगे, फिर यही काम रिपीट करेंगे, फिर यही काम
रिपीट करेंगे। तो ऐसे करते करते हो सकता है जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाए। तो उससे वो वहां पहुंच के बच जाएगा? नहीं, पहुँच के बच नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कई जैसे ना कई फिल्मों में ये चीज़ जो है वो सही दिखाते हैं, मतलब ना कि वो साइंस का सही डिपिक्शन कर रहे हैं कि कोई फ्री फॉलिंग में। आपने डार्क नाइट राइजेस देखी थी? नहीं सर। अच्छा, यस सर। अगर किसी ने डार्क नाइट राइजेस देखी हो तो उसके ओपनिंग सीन में बेन जो होता है, विलन जो है मूवी का, है ना, वो एक प्लेन को इस तरीके से नीचे गिरा देता है। वो खुद उस प्लेन में होता है, तो वो प्लेन से बाहर कैसे निकलता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप को धक्का दे दे के और अपनी पोजीशन चेंज करके फिर बाहर निकलता है उसमें से। तो वहाँ काफ़ी कुछ मतलब जो है पूरी तरह से तो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ साइंस जो है ठीक दिखाई है। कई फिल्मों में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही बकवास दिखाते हैं, आदमी फ्री फॉलिंग चीज़ में भी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, पता नहीं लगता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कहने का मतलब ये है कि फ्री फॉल में ग्रेविटी होती है तो उसमें ओरिएंटेशन भी नहीं होता। मतलब अगर मान लो कि फ्री फॉलिंग एलिवेटर है तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग हैं वो सीधे खड़े हुए हैं। हो सकता है कोई ऐसे टर्न कर रहा हो सकता है कोई ऐसे टर्न कर रहा हो, है ना, वो इस तरीके से घूमते हुए नीचे आ रहे होंगे, है ना। एनीवे, तो ये समझ गए, ये वेट वाली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर? क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो एक पर्सन का वेट रिकॉर्ड होता है 72 kg, मतलब न्यूटन में 720 हो जाएगा। और इतने ही एक्सेलरेशन से जब वो नीचे आती है तो वेट रिकॉर्ड होता है 60 kg, सेम पर्सन का, है ना। इतनी एक्सेलरेशन ए से नीचे आती है। आपको बताना है कि एक्चुअल वेट जो है पर्सन का, रियल वेट कितना है। केजी में बताओगे तो जैसे 72 60 ऐसे बता देना, नहीं तो न्यूटन में बताओगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। हो जाओ शुरू। किसी का आंसर हो तो बताओ यार। थर्टी 33 kg। देखो अब भैया कुछ तो आपने ठीक किया होगा, आंसर गलत है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ठीक किया होगा आपने, है ना। 33 नहीं आना चाहिए था, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है आपने। देखो चलो देखते हैं। 72 kg मतलब क्या हुआ आपका, m टाइम्स g प्लस ए जो है वो 720 होना चाहिए, नहीं ऊपर जाते हुए।
m टाइम्स g माइनस a कितना होना चाहिए? वो 600 होना चाहिए, 60 को 600 लिख देंगे ना। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो a खत्म हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 2mg इक्वल टू 1320। तो m की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 66 आ जाएगी, 66 kg। चेक कर लो एक बार, देखो इतना ही सिंपल है। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हो सॉल्व, लेकिन सर हाँ सर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, पर मैंने g प्लस जी कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था, हाँ, तो इसलिए 20 मेरा ठीक तो है। यहाँ 20 अगर लिखोगे तो 20 से डिवाइड करना है उधर जाके। सर नहीं, वो 2m इंटू 20 हो गया था, ओ तो 2 बार 2m 2 इंटू हो गया था ना, तो ओ, अच्छा 66 का हाफ हाँ हो मैं गया। समझ गया कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है, वरना 33 जैसे आपका आंसर आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपने सही किया ही होगा। तो समझ गए अपना। ओके सर। राघवन कह रहे हैं सर मेरा आया था लेकिन मुझे लगा गलत है। हाँ ऐसा लगे वो ठीक है राघवन, लेकिन है ना कोशिश करो कि है ना ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए कि हाँ मेरा आंसर ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में तो आंसर कॉन्फिडेंस से ही देने होते हैं यार। हर बार अगर हम आंसर लाके हेजिटेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एक बार अच्छे से सोच लो कि हमने कॉन्सेप्ट ठीक लगाया तो आंसर ठीक आना ही चाहिए। एनीवे तो ये लिखा हमने, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 6 और 3 kg में वेट लिखा हुआ है, इनका मास लिखा हुआ है मतलब ब्लॉक्स का, और ये एक लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। अच्छा, अगर ये लिफ्ट नहीं चले या चले जैसे भी कहें, क्या ये ब्लॉक रुके रहेंगे, यस और नो? नो सर। नहीं, रुके नहीं रहेंगे, बट ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि अब ये क्योंकि लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इनका मोशन को सॉल्व करना है यूजिंग स्यूडो फोर्स, यानी जो फोर्सेस लगाते हो वो तो लगाएंगे ही, साथ में स्यूडो फोर्स और लगा देंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना है ना। और ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा वो आप समझ लो। अगर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हो तो अलग वैल्यू आएगी फिर उसकी। तो अभी अगर मैं आपके लिए इसको क्लैरिफाई कर दूं तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये आप सॉल्व कर लो। करोगे, ट्राई करोगे इसको? इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने में एक कॉन्सेप्ट है जो भी साथ साथ हम सीख लेंगे, है ना। हो सकता है मेरे बताए बिना ही आप सही सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर जो मैं बताऊंगा उसको याद रखना, है ना। अगर ये लिफ्ट रुकी होती तो कितने लोग इसका एक्सेलरेशन बता पा रहे थे? कोई भी जो बिना बिल्कुल देख के बता दो इसका एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट रुकी होती तो इतना आता। कोई भी? कोई नहीं? ऐसा मत करो यार, दिल तोड़ने वाले काम करते हो। 30/9। 30/9 ठीक है। हाँ बेटा, g/3 आएगा आंसर। सही सही कह रहे हो, आंसर g/3 आएगा ना। वो हमने सीख लिया था। मैं कह रहा हूँ अगर कभी कभी वो एक खराब सी आदत होती है ना, इसको पढ़ना कहते हैं, वो करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था m1 माइनस m2 g/m1 + m2, ये होता था रुके हुए में। उस केस में 6 - 3/6 + 3, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 9 आ गया, तो g/3 आंसर आ जाता। ये होता अगर लिफ्ट रुकी होती तो। अभी कितना आएगा वो देखते हैं, एक बार ट्राई कर लूँ फिर मैं बताता हूँ।
किसी का आंसर कोई? चलो देखो, मुझे नहीं लग रहा कि सॉल्व कर रहे हो आप लोग। 3 kg ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg 30 न्यूटन का, और नीचे लग रहा है 6 न्यूटन का सूडो फोर्स। 6 न्यूटन क्यों है ये समझ लो, ma। आई होप की बात समझ में आ रही है। 6 kg ब्लॉक पे ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है 60 न्यूटन का वेट, और इसको भी नीचे की तरफ लग रहा है 6 इंटू 2 12 न्यूटन का सूडो फोर्स ma। अच्छा, 6 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 60 + 12 72 माइनस टी इक्वल टू 6a। ध्यान रखना ये a विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। 3 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो ऊपर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा t - 36 इक्वल टू 3a। ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे पास 36 इधर आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लो। फिर मैं एक बात बताता हूँ जो समझना। ये फ्री बॉडी डायग्राम से लेके सॉल्यूशन तक बात समझ में आ गई है, ये कंफर्म कर लेना। ठीक है, एक बार ये नोट कर लिया तो यहाँ पे देखना कि ये जो हमारा आंसर आया था यहाँ पे वो था g/3, ठीक है ना। अगर आप g को रिप्लेस कर दो g + a से, तो ये आंसर बन जाता है g + a/3। तो हमारे केस में g + a/3 कितना हो गया, 12/3। g is 10, a is 2, तो 12/3। 12/3 कितना होता है, 4, विच इज़ द सेम एज जितना आंसर हमारा आया है। इस पॉइंट को समझो कि हमारा आंसर वही आ जाएगा जो रुकी हुई लिफ्ट में आता है, अगर हम वहाँ फॉर्मूले में g को रिप्लेस कर दें किससे, g + a से। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। और सर अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो तो गेस करो, हाँ g - a हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, वो हम प्रूव कर देते हैं अभी। देखो ना, मैं इसलिए नेक्स्ट टाइम वही करने वाला था। तो अगर मान लो यही लिफ्ट नीचे आ रही होती तो इस बार सूडो फोर्स ऊपर लगते, बस इतना ही होता। ये मानते हो सूडो फोर्स ऊपर लगते, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है यहाँ पे, देखो इसके ऊपर लगता 60 - 12 है ना। 60 - 12 कितना हुआ, 48। 48 - t, 48 - t इक्वल टू 6a। अच्छा, इसके ऊपर लगता, ऊपर 30 - 6 कितना होता, 24। तो t - 24 इक्वल टू 3a। 48 - 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, इक्वल टू 9a आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया a इक्वल टू 3/8. 3/, नहीं यार, ये 24 है ना, तो ये हो जाएगा 8/3। 8/3 8/3 ना, हाँ 8/3 सही है ना। हाँ, अब देखो अगर हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया होता कि नीचे आते हुए हमारा फॉर्मूला होता g की जगह g - a/3 है, g/3 की जगह, तो g - a कितना होता, 8, 8/3 आ जाता। वही आंसर यहाँ 8/3। क्या शिक्षा मिली इससे? अरे सर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन हो गया, अच्छा तो क्लियर करो कंफ्यूजन। हाँ बताओ। सर पता नहीं, पर ये मेथड सारी मतलब कुछ डिफरेंट ही है। मेथड डिफरेंट है कैसे? सर लॉजिक तो समझ में आ जाता है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है सब।
नहीं नहीं, ये वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा है वो समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, पॉइंट क्या है ये समझो ना। जैसे मान लो कि हम एक लिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पुली रिलेटेड, ये बात ठीक है ना, और उसमें लिफ्ट क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड है तो आप क्या करो, सब कुछ सेम रखो, जी को रिप्लेस कर दो जी प्लस ए से, जैसा नॉर्मल केस में करते थे। पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लोगों को तो नॉर्मल केस याद ही नहीं रहे। अभी मैं ये पूछ लूंगा ना, देखो ये M2 है, ये M1 है, ठीक है। एकदम से बताओ मुझे कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, एक्सेलरेशन कितना है, कितनों को याद है? मुझे पता है। M1G by M1G upon M1 plus M2। क्या बात कर रहे हो, इतने लोगों को याद है? अच्छा जी। तो अब देखो, मान लो ये पूरा सिस्टम मैंने एक लिफ्ट में रख दिया और वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो मेरा लॉजिक क्या है, आप यहाँ जी को किससे रिप्लेस कर दो? G plus A। जी प्लस ए से। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ना। देखो कि हमने कहा कि मान लो ये जो है हमारा, ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? G जी plus बाई टू, A। जी बाई टू, यानी 5 आना चाहिए था ना, आना चाहिए था इतना। Yes sir। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं हम, इसमें ये जो है हमारा है ना, इस एक्सेलरेशन को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं, है ना। और अब देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो g प्लस 5/2 यानी 15/2 7.5 आता है कि नहीं आता। तो ये सूडो फोर्स से प्रूव करके देख लेते हैं हम कि हमारा जो M1 है ना, इसको इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है 10 इसका वेट है, और सूडो फोर्स नीचे कितना लगेगा, 5 और लग जाएगा, m इंटू ए। इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसके तो मोशन में ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, तो टेंशन से चल रहा है। तो आपने कहा 15 माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू ए, और t इक्वल टू 1 इंटू ए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास ऐड करने पे 15 इक्वल टू 2a आ गया, a इक्वल टू 15/2 आ गया। आया अपने आप वही कि g प्लस ए रिप्लेस करने वाला। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस Yes सर। sir। तो ये पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, अब जब हम सूडो फोर्स को समझ गए हैं तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि अगर एक लिफ्ट वाला सिनेरियो हो और उसमें पुली वाले केसेस आ जाएं, तो आपको करना बस इतना है कि जो काम g से होता था अब वो किससे होगा, g प्लस माइनस a से होगा। प्लस कब, व्हेन द एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, माइनस कब, जब एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। Downward। ये बात अगर समझ गए हो, ठीक है ना, तो फिर मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे एक पर्सन है, ठीक है ना, पर्सन का मास m है। वेइंग मशीन में जो रिकॉर्डिंग आएगी, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो कितनी आएगी? रुका हुआ है सब कुछ, स्टेशनरी है, ऐसे बोलो। वेइंग मशीन में जो रिकॉर्डिंग आएगी नॉर्मल रिएक्शन की, वो कितनी आएगी? अरे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कितना होता है? ये तो हमने यार बहुत बार डिस्कस किया है। mg। बेटा mg कैसे हो सकता है? वो देखो सर ना, साइन थीटा भी आएगा। साइन भी नहीं होता यार। अब एक ही चीज बची है, वो बोल दो बस, है ना, mg cos थीटा। नहीं, सर cos थीटा होगा। cos थीटा है, देखो ना, ऐसे देखो, ये mg हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, ये थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्म सर, करो। यस इधर सर। आया mg cos थीटा, इधर आया mg sin थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ना। ओ हाँ हाँ, ओके। हाँ, समझ गए बात को। तो मेरा कहना है, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ये इंक्लाइंड प्लेन एक लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, क्या कहते हो? G plus A। हाँ, तो यहाँ जी प्लस ए आ जाएगा, बस mg cos थीटा में mg की जगह जी प्लस ए आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि इस तरह से रखा हुआ है, ये थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, ए 6 दिया हुआ है ना, और पर्सन का जो मास है वो 50 kg दिया हुआ है, इसका m जो है 50 kg दिया हुआ है। तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी ये बताना है, बताओ जरा।
वेइंग मशीन की रीडिंग केजी में कितनी आएगी, जल्दी बता दो। 400 kg. हाँ 400 तो बेटा न्यूटन हुआ, केजी में कितना आएगा? 40 आ जाएगा, 40 40। समझ आ रही है बात? Yes sir. ठीक है ना? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार आप ये बात समझ जाओ कि अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है इसमें, तो उसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना। क्या कहते हो? चलो ये सूडो फोर्स वाली बात हमने कंप्लीट कर ली है, इसको और क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहेंगे। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉज में। एक है सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स। हालांकि इसकी बात हमने पहले भी की थी, थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि अगर मान लो ऐसा हमारे पास एक सिस्टम होता है, यहाँ फोर्स लगाते हैं तो हम इसको एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं जब तक कि एक ही एक्सेलरेशन से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। करते थे ऐसा? यस सर। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जांपल एच.सी. वर्मा में दिया हुआ है, उसमें ऐसे बता रहा है एक रोप है और ये क्या है? बंदर। बंदर है, हाँ सही बात है ना। फिर उसके बाद ये क्या है? बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा है ना, हाँ। तो बंदर और बंदर का बच्चा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है ये देखना कि वहाँ ऐसे क्या रखा है कि बंदर जो है वो तो है 7 kg का, 7 kg का, 5 kg का, 5 kg का बंदर है और 2 kg का बंदर का बच्चा है। उसके बाद ये बोला हुआ है कि फिर उसने कहा हुआ है कि द रोप, लिख लो, द रोप कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम फोर्स, नहीं रोप नहीं का, द टेल कैन विथस्टैंड a maximum force of 30 न्यूटन। 30 न्यूटन यानी टेल में अगर 30 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हुई तो टेल टूट जाएगी। एनीवे, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which the monkey, bigger monkey की बात करें, can climb up the rope, कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है। इस सिचुएशन को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो हो क्या रहा है वो समझते हैं। ये जो बंदर का बच्चा है ये सिर्फ बोझ बन के लटका हुआ है पूंछ के ऊपर, ये बात समझना। अपनी तरफ से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पूंछ पकड़ के लटका हुआ है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, इसका Yes, मतलब sir. अगर Yes. ये जो बड़ा बंदर है ये डिसाइड कर ले कि मैं भी सिर्फ इस रस्सी को पकड़ के लटक जाता हूँ, ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे जाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जो टेंशन होगी इसको मैं कह देता हूँ बड़ा टी, है ना, बड़ा टी। और यहाँ जो टेंशन होगी इसको मैं कहता हूँ छोटा टी। बड़ा टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको चलाना, इस पूरे सिस्टम को। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। पक्की बात, Yes, सब sir. लोग समझ रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द मंकी रिमेन्स एट रेस्ट, मंकी रिमेन्स एट रेस्ट, अगर मंकी रेस्ट पे रहता है तो बड़ा टी 5 + 2 × g के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 70 न्यूटन।
27 into 10, हाँ यस सर। सही है, सही है। अच्छा, इस वक्त क्या पूंछ टूटेगी? पूंछ इस वक्त क्या पूंछ टूटेगी? यस और नो? नो यस, सर। नो। कौन नहीं कह रहा है कर यस? सकते ऐसा, नहीं कर सकते। अरे देखो, अगर ये रेस्ट पे है तो फिर टीसी जो है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचो ना, इसको टीसी ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, तो इस वक्त जो टीसी होगा वो 20 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। हाँ सर, तो पूंछ अभी तो सेफ है, मतलब कोई दिक्कत सेफ नहीं है तो 20 अब न्यूटन से ज्यादा का अच्छा, लगना चाहिए, 30। किसी ने रियल लाइफ कभी रोप पे चढ़े हो? कभी रोप पे चढ़ने की कोशिश की है? यस सर। कैसे करते हैं? कैसे करना, क्या करना होता है? सर मतलब पेड़ से एक रस्सी बंधी होती है दोनों टांगों के बीच में, और हाथों से ग्रिप बना के ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, तो जब हाथ से ग्रिप बनाते हैं, फिर अगला प्रोसेस क्या करते हैं रस्सी पे चढ़ने के लिए? सर अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अपने आप को ऊपर पुश करते हैं? यस सर। यार ये तो नहीं होता, अपने आप को ऊपर पुश करते मतलब हैं। सर कोशिश दोनों करते हैं ना टांगों सर। से रस्सी को भी पकड़ते हैं ना फिर। हाँ, दोनों टांगों से रस्सी को पकड़ते हैं, सही बात है। अच्छा, उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा अगर मान लो कोई ये कह दे कि नहीं, रस्सी को पैरों से नहीं पकड़ना है, तो ऊपर चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हाथों से क्या करते हैं ये बताओ मुझे। सर ऊपर चढ़ते हैं ऐसे। अरे ऐसे मत कहो, हाथों से ऊपर चढ़ते हैं। हाथों से फोर्स किधर लगाते हैं, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड, ये बात समझ रहे हो ना? तो अपने यस हाथों सर। से जब आप नीचे की तरफ रोप पे फोर्स लगाओगे, रोप न्यूटन थर्ड लॉ से आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है यस ना? सर। तो इस मंकी को भी जब ऊपर की तरफ चढ़ना होगा, तो ये रोप को नीचे पुल करेगा, रोप इसे ऊपर पुल करेगी। तब यहाँ पे जो टेंशन होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो समझना, रोप पे ऊपर चढ़ना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपको अपने वेट से भी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगाने की जरूरत पड़ती है। मतलब फोर्स रोप में जो टेंशन जनरेट करानी है आपको, वो अपने वेट से ज्यादा करानी है, तब आप ऊपर चढ़ पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस है ना? सर। तो Yes. उसके लिए जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कितनी चाहिए होगी, ये बात समझ गए? कि अगर लेट्स एक पर्सन 50 kg का है, तो उसको 500 न्यूटन का फोर्स जनरेट करना पड़ेगा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। पक्की बात? यस सर। ठीक है, तो ये मंकी भी वही काम करेगा। ये 70 न्यूटन से बड़ा फोर्स, क्योंकि उसको तो दोनों को लेके चलना है ना साथ में, तो 70 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो 70 से 80 हो गया, तो ये सर थोड़े हाँ बोलो बेटा। सर पर वो फोर्स तो नीचे लग रहा होगा ना? नहीं बेटा, वो तो फोर्स तो ये रोप को लगा रहा है। आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो, रोप पे जो फोर्स लग रहा है मंकी के हाथों से, वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। पक्की बात? यस सर। यस सर। अच्छा, रोप जो मंकी को फोर्स लगा रही है, ये मंकी हो गया। मंकी को जो रोप फोर्स लगा रही है वो किधर लगाएगी? अपवर्ड। अपवर्ड। अब क्लियर है एक बार? सर तो ये इक्वली होगा ना पर? हाँ इक्वल होगा बिल्कुल, हाँ होने तो, उससे क्या दिक्कत है? सर पर नीचे वो भी तो है mg। हाँ तो नहीं, मेरी बात समझो ना, एज लॉन्ग एज ये टी ग्रेटर देन एम जी है, ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? यस सर। तो ऊपर उठने के लिए जो आपको टेंशन जनरेट करानी होती है वो अपने वेट से ज्यादा करानी होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। ओके सर। ठीक है ना भाई? रस्सी पे चढ़ना इतना मुश्किल क्यों? इसीलिए है, देखो, एक होता है रस्सी पे लटके रहना, एक होता है रस्सी पे ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना मुश्किल क्यों है? ज्यादा फोर्स लगाना अपने पड़ेगा। वेट से भी ज्यादा फोर्स जो है Correct, वो हमें sir. जनरेट करना है। ये बात ठीक है ना? इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, ताकि आपकी मसल्स उतनी मजबूत हो पाए कि ये काम कर लें। बंदर कैसे कर लेते हैं ये काम? क्योंकि वो क्योंकि बंदर वो होते हैं। बंदर तो है। क्यों बंदर है? बचपन से करते आ रहे हैं, ये बात समझ रहे हो ना? कि जब उनका वजन 300 ग्राम था तब भी वो ये काम कर रहे थे, आज उनका वजन 30 किलो हो गया तब भी वो ये काम कर रहे हैं। समझ गए बात की नहीं? ठीक है ना? एनीवे, चलो वापस आते हैं। तो जैसे जैसे ये टी बी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिस्टम ऊपर मूव होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, Yes, जैसे जैसे सिस्टम ऊपर मूव होगा, ये टीसी को बढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि टीसी किसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बंदर के बच्चे छोटे के लिए। बंदर के, है ना? सही बात है ना? तो टीसी छोटे बंदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे जैसे टीवी बढ़ेगा वैसे वैसे टीसी भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ अच्छा, यस सर। मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि लेट से पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ना? तो मुझे बताओ, नेट फोर्स अपवर्ड कितनी चाहिए सिस्टम को? नेट फोर्स अपवर्ड कितनी चाहिए? सिस्टम में 7 kg का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी चाहिए उसे? सर क्या?
सिस्टम 7 kg का है, मानते हो? यस सर। Yes, 1 sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना है, नेट अपवर्ड फोर्स कितनी चाहिए उसे? 7. 7 न्यूटन चाहिए। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स 70 न्यूटन है, तो इस वक्त Yes. टीसी को 77 होना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? टीबी को 77 होना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? यस ठीक सर। है। छोटे बंदर की स्थिति देखो, छोटे बंदर का अपना वेट कितना है? 2 kg का मास है। 2 kg को 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना है, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन चाहिए इसे अपवर्ड। यस सर। Yes, इसको sir. डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, तो टीसी को 22 न्यूटन होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूँ। अब नेट फोर्स अपवर्ड कितना हो गया? 14। तो जो टीबी होगा अब कितना हो जाएगा? 70 + 14 84 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, टीसी की बात करते हैं। अब 2 kg, जो 2 kg का बंदर है उसको 2 से ऊपर जाना है, 4 का नेट अपवर्ड फोर्स चाहिए, तो जो फोर्स होगा वो 14 न्यूटन हो जाएगा। टीसी जो होगा 14 न्यूटन, 14 क्यों, 24 न्यूटन। 20 + 4 24। आ रही है बात, समझ में आ रही है? यस सर। अब ये फोर्स बढ़ते बढ़ते अगर 30 न्यूटन क्रॉस कर गया तो पूंछ टूट जाएगी, बात मानते हो? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं when the tail is just about to break, जो हमारे पास टीसी की वैल्यू होगी वो 30 न्यूटन हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो 30 - 20 = 2 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, नहीं तो पूंछ टूट जाएगी। ये इक्वेशन सही लिखी है मैंने? यस Yes. सर। Yes. तो ए मैक्सिमम की वैल्यू 5 आ रही है, ये बात समझ जाओ। Yes, sir. अच्छा, पूरे सिस्टम के लिए टीबी -70 = 7 × 5, 7 × ए मैक्सिमम पहले लिख देता हूं मैं, 7 × ए मैक्सिमम। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? तो टीबी -70 = 7 × 5, तो टीबी की वैल्यू कितनी हो गई? 70 + 35, 105 न्यूटन आ जाएगा। ये टीबी की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई कि टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है रोप में? 105 न्यूटन। सर 70 न्यूटन और 105 न्यूटन के बीच में रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मंकी है उसको अगर अपने आप को रोप के ऊपर चढ़ाना है तो 70 से लेके 105 के बीच में कोई भी फोर्स वो चूज कर सकता है। 70 से कम करेगा तो क्या होगा? 70 से कम करेगा तो क्या होगा? अरे यार, थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ। नीचे आएगा। हाँ राघवन बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीचे चला जाएगा, ये बात ठीक है ना? चलो पॉइंट समझो। देखो, क्लाइंबिंग डाउन ए रोप, एक तो होता है क्लाइंबिंग अप, ऊपर जाना, क्लाइंबिंग डाउन ए रोप। एक रोप पे नीचे आने के लिए क्या करना होता है? एक रोप पे नीचे उतरने के लिए फोर्स कैसे लगाना होता है? सर ऊपर की तरफ, और बेटा अगर फोर्स, देखो मेरी बात समझो, फोर्स तो ऊपर ही लगा सकते हो आप, यानी मेरी बात समझो, आप रोप को खींच सकते हो, रोप आपको ऊपर खींचेगी, इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप मुझे उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बोलो, क्या हुआ? less than उसकी लेस body देन mg से कम लगाना है, ये बात समझ गए ना? देखो एक बात समझना, रोप को जब आप हाथ से पकड़ते हो तो ग्रिप बन जाती है, आपको वो ग्रिप और टाइट करनी है, ढीली छोड़नी है नीचे आने के लिए? ढीली छोड़ ढीली ढीली छोड़नी। अच्छा, मैक्सिमम कितना ढीला छोड़ सकते हो? mg जितना। हाँ, कि छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, उस केस में आप फ्री फॉल में गिरोगे। अगर उतनी ग्रिप
नहीं ढीली करोगे, उससे थोड़ी ज़्यादा टाइट ग्रिप रखोगे तो आप नीचे तो आओगे, लेकिन आपका एक्सेलरेशन जी से कम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो नीचे आते हुए वाइल अ पर्सन, मान लेते हैं पर्सन इज, बंदर नहीं है, ठीक है ना, एक पर्सन अगर नीचे आ रहा है तो जो टेंशन होगी रोप में वो लेस देन mg होगी और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके सर। पक्की बात? यस। क्लियर एकदम? हाँ सर। ठीक है। सर इस क्वेश्चन की वीडियो देखनी पड़ेगी तब अच्छे से क्लियर होगा। हाँ ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। एक पर्सन है, उसका मास m है, रोप से नीचे आना चाहता है, ये बात ठीक है? रोप में जो मैक्सिमम टेंशन है, रोप में मैक्सिमम टेंशन ध्यान रखना, वो उसके वेट के हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब mg/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो रोप टूट जाएगी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कि मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा पर्सन? जिस मिनिमम एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा तो कितना होगा? अगर mg/2 से ज़्यादा हुई टेंशन तो रस्सी टूट जाएगी। तो ऐसे ही बता दोगे यार। सर 10। कैसे बेटा बताओ, इक्वेशन लिखवाओ। सर एक्सेलरेशन मिनिमम ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। नहीं यार, अभी तो mg/2 तक है ना। देखो इसके नीचे आने की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसको t ऊपर लग रहा है, mg नीचे, तो नीचे आ रहा है तो mg माइनस टी इक्वल टू ma। ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? mg माइनस टी इक्वल टू ma इक्वेशन सही है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ पे t की जगह mg/2 रख दो, तो mg माइनस mg/2 इक्वल टू ma आ गया आपके पास। सर a की 5। वैल्यू g/2 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बिल्कुल g/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे स्लो आने की कोशिश करी इसने तो रस्सी तोड़ देगा ये, यानी इसको इतना तो कम से कम एक्सेलरेशन रखना ही है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात? यस। इसको रिवाइज करना अच्छे से, है ना। न्यूटन्स लॉज अच्छे से समझ जाओगे तो आगे दुख नहीं मिलेगा, देखो, है ना। वरना हर कॉन्सेप्ट में ऐसा लगेगा कि दुखी हो रहे हैं, न्यूटन्स लॉज समझ में नहीं आते। तो न्यूटन्स लॉज पे सोलो क्वेश्चन जो हैं वो आते ही नहीं है एग्जाम में, बहुत कम आते हैं, लेकिन वो हर दूसरे कॉन्सेप्ट में लग रहा होगा। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ना। चलो फिर कुछ नया फ्रिक्शन पढ़ते हैं अगली बार, है ना। सर नेक्स्ट क्लास से फ्रिक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, हाँ, है ना। मैं इसके क्वेश्चन भेजता हूँ अभी तो आपको। तो PDF सेंड कर दोगे आप? PDF करता हूँ मैं, और वीडियो भी? वीडियो भी, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और